और यहाँ पर हम बात करते हैं 3 तरह के CSS स्टाइल की। ऑल्दो हमने शायद से कुछ बैच में CSS का एक्सटर्नल शीट बनाना सिखाया था, लेकिन आज सबसे पहले हम बात करते हैं CSS के इंटरनल स्टाइल की, सॉरी इंटरनल और इनलाइन दोनों की। देखिए सबसे पहले आपको पता ही है कि जब भी आपको अपना काम करना है तो CSS का काम अगर आप इंटरनल और इनलाइन कर रहे हैं तो आपकी जो लैंग्वेज है वो HTML ही रहेगी, उसमें आपको CSS का कोई काम नहीं करना है। तब आपकी लैंग्वेज जो है HTML ही रहनी है, क्योंकि बेसिक जो काम आप कर रहे हैं वो HTML डॉक्यूमेंट में ही कर रहे हैं। वो अलग बात है कि आप उसमें क्या कर रहे हैं कि आप उसमें जो है साथ में CSS या उसको यूज करेंगे, ये एक अलग चीज है। अब यहाँ पर हमने मान लीजिए अब जब आप इंटरनल CSS यूज करते हैं तो ये कंपलसरी है कि आप हेड टैग दें, और क्योंकि कंपलसरी होता है इसीलिए हमने शुरू से आप लोगों को ये आदत डाली कि आप लोग जो है ये यहाँ पर यूज करें। इसीलिए शुरू से इस चीज का हमने रखा ध्यान, ताकि आपको यूज करते करते इसकी आदत पड़ जाए कि हाँ भाई ये यूज होता है। अब हेड के अंदर अपना टाइटल टैग हम दिए दे रहे हैं, हालांकि टाइटल टैग मैंडेटरी नहीं है, नहीं देना है तो मत दीजिए, ये तो आपकी अपनी इच्छा है। रानी देखिए आपने शायद से मुझे म्यूट करके रखा हुआ होगा। रानी मोदी कौन है, या तो श्वेता है शायद से, आपने म्यूट करके रखा है, बाकी लोगों को आवाज आ रही है मेरी। लेफ्ट हैंड साइड में वाईफाई सेलुलर डेटा को इनेबल करो। जो लेफ्ट हैंड साइड पर स्क्रीन पर आपका वाईफाई सेल्यूलर डेटा का ऑप्शन है उसको आप इनेबल कर दीजिए, जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही है। सुनाई नहीं पड़ी तो सुनाई। सर उसने लिखा है ये लविश ने। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने माइक इनेबल नहीं कर रखा है। अंकिता सरोवर है, गरिमा वर्मा है, माइक सबको नाम करते हुए भी करते हैं। अब क्लास स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोगों ने अभी माइक इनेबल नहीं किया हुआ है भाई, अपना अपना माइक इनेबल कर लीजिए प्लीज। अब सबको आवाज आ रही है, मतलब जिन लोगों को पहले नहीं आ रही थी। यस मैम आ रही है। अच्छा चलिए, अंशिका ने भी अभी माइक ऑन नहीं किया है, अपना माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। चलिए तो खैर यहाँ पर हम बात कर रहे थे इसकी। तो जब भी आपको यहाँ पर इंटरनल यूज करना है तो इंटरनल में आपको जरूर से हेड टैग का यूज करना ही है, क्योंकि जो भी काम हम यहाँ पर करते हैं इंटरनल वाला वो हेड टैग के अंदर ही यूज होता है। यहाँ पर हम अपनी इंटरनल स्टाइलिंग करेंगे और यहाँ पर हम अपना बॉडी टैग देंगे। बॉडी टैग में जो है वही सिंपल अपने कंटेंट्स लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर HTML से जो काम आप कर रहे हैं उसका CSS से कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप जो भी चीजें हैं वो तो आपकी HTML से ही आएंगी, बाकी जो काम आप करना है वो CSS वाला अलग होगा। तो इसमें अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमने एक H1 टैग का यूज कर लिया है यहाँ पे। और यहाँ मान लीजिए हमने लिख दिया है एक लाइन लिख दी हमने, नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन। सेम लाइन को हम कॉपी कर रहे हैं और 3-4 बार हम इसको पेस्ट कर दे रहे हैं। और यहाँ पर हमने मान लीजिए H2 कर दिया है और यहाँ 3 कर दिया है, बस इतना ही किया हमने। अब हम ये चाहते हैं कि अगर हम इंटरनल स्टाइलिंग करें, इंटरनल स्टाइलिंग का मतलब होता है कि
कि जब आप CSS की सारी स्टाइलिंग अपने वेब पेज के जस्ट ऊपर दे देते हैं, आपको याद होगा कि हमने आपको ये बताया था कि CSS आपको इस बात की सुविधा देता है कि आप पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को यानी HTML के कंटेंट को सेपरेट कर सकते हैं स्टाइलिंग से, लेआउट से, यानी दो अलग अलग सेक्शन में आप काम कर सकते हैं, जिसका फायदा ये मिलता है कि आप HTML कंटेंट के साथ में कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते हैं। वहां पर सिंपल जैसे आप काम करना चाहते हैं वैसे करिए, उसके साथ आपको कुछ भी अलग से नहीं करना। और यहाँ पर आप अलग एक सेपरेट सेक्शन में क्या करेंगे, आप सेपरेट सेक्शन में सारी स्टाइलिंग डिफाइन करेंगे। जब भी आपको यहाँ पर इंटरनल CSS स्टाइलिंग करनी है तो आपको उसके लिए हेड टैग के अंदर एक और टैग बनाना पड़ता है। अभी तक तो आपने टाइटल टैग ही यूज किया है, लेकिन अब आपको कौन सा टैग यूज करना है, अब आपको इसके लिए एक नया टैग दैट इज स्टाइल टैग को भी यूज करना है। और यहाँ पर इसको ओपन और क्लोज दोनों किया जाएगा, दोनों चीजें आप करेंगे। जो भी काम इंटरनल स्टाइलिंग का होना है वो स्टाइल टैग के अंदर ही होगा। स्टाइल टैग के अंदर हम ये बताते हैं कि हम कौन से टैग को क्या काम देना चाहते हैं। तो जैसे हमारे पास दो टैग्स हैं, तीन है इनफैक्ट, एक H1 टैग है HTML डॉक्यूमेंट में, एक H2 टैग है और एक H3 टैग है। तीन टैग्स हमने यूज किए हैं। सपोज हम चाहते हैं कि केवल H1 की हमें स्टाइलिंग करनी है। अब अगर आप नीचे पेज पर ध्यान से देखें तो H1 तीन जगह यूज हुआ है। नॉर्मल अगर आप स्टाइलिंग करते तो आपको फॉन्ट टैग का यूज करना पड़ता और 3 बार ये काम करना पड़ता। बट क्योंकि आप CSS का इंटरनल स्टाइल यूज कर रहे हैं तो आपको इसके लिए कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। आपको इसके लिए अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पर अपना सबसे पहले तो एलिमेंट बताना है स्टाइल टैग के अंदर कि आप उसको क्या स्टाइलिंग देना चाहते हैं। तो जैसे हमें मान लीजिए यहाँ पर स्टाइलिंग देनी है H1 को, तो सिंपल हम ऐसे ही H1 लिख देंगे, यानी एलिमेंट का नाम लिख देंगे। अब आपको इसे क्या स्टाइलिंग देनी है, CSS रूल सेट के अकॉर्डिंग हम स्टाइलिंग देंगे, जिसमें हम कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे। कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं और कर्ली ब्रेसेस क्लोज करते हैं। ये हमारे CSS रूल सेट का डिक्लेरेशन ब्लॉक है। आपको याद होगा हमने प्रेजेंटेशन में बताया था। और आप क्या करिए यहाँ पर बस अब अपने जो भी आपको फॉर्मेट देने हैं वो दे दीजिए। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि सबसे पहले तो हम ये चाहते थे कि H1 में टैग में जो कुछ भी हमारा लिखा हुआ है उसका कलर चेंज हो जाए। तो अगर आपको कलर चेंज करना है तो कलर चेंज करने के लिए CSS में आपको टेक्स्ट नहीं लिखना पड़ता, CSS में आपको सिर्फ लिखना पड़ता है कलर। प्रॉपर्टी का नाम हमेशा कलर ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। प्लीज जिन लोगों ने अपने को अनम्यूट कर रखा है वो म्यूट कर लीजिए। सारे पार्टिसिपेंट्स प्लीज अपने को म्यूट कर लीजिए। आप अपने को अनम्यूट सिर्फ तब करें जब आपको कुछ पूछना है, अदरवाइज आप अपने को म्यूट रखिए। क्या होता है, बैकग्राउंड की आवाजें क्लास को डिस्टर्ब करती हैं। आपके पीछे अगर कोई गाड़ी चल रही है या कुछ भी है तो वो डिस्टर्बेंस है, या पीछे घर में अगर कोई बात कर रहा है तो वो यहाँ तक सुनाई दे रहा है। तो प्लीज आप लोग अपने को सब लोग म्यूट करिए। कोई क्वेश्चन पूछने के टाइम पर आप लोग अनम्यूट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि H1 टैग में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है सिर्फ हम उसका कलर चेंज करना चाहते हैं। तो प्रॉपर्टी नेम हमने दे दिया कलर, और वैल्यू देनी है अगर हमको, तो वैल्यू देने के पहले हमको यहाँ पर एक सेपरेटर यूज करना है, और वो सेपरेटर है आपका कोलन सेपरेटर। कोलन सेपरेटर के बाद में आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू देनी है, आप मतलब कि कौन सा कलर देना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम चाहते हैं यहाँ पर इसको कलर देना, सपोज हमने कहा हम देना चाहते हैं इसे पिंक कलर, तो प्रॉपर्टी वैल्यू देंगे और लास्ट में हम सेमीकोलन लगा देंगे, बस इस तरह से। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो है ये CSS का रूल सेट हो गया, जिसमें हमने H1 के लिए ये अपना एक स्टाइल डिफाइन किया। ऐसे ही अगर हम H2 भी बहुत जगह लिखे होते और हम सबके लिए स्टाइल डिफाइन करना चाहते थे तो यहीं पर भी ऐसे कर सकते हैं। ये इसका कर्ली ब्रेस बनाए और इस डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर लिख दें। अब हमने कहा कि हमें इसका कलर भी चेंज करना है, तो कलर दे दिया हमने, कोई भी एक कलर हमने यहाँ दे दिया। मान लीजिए हमने कहा हमें कलर रखना है इसका ब्लू, और हम ये चाहते हैं कि अब इसकी अगर बैकग्राउंड कलर भी हमें चेंज करना है तो बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए
हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी देंगे बैकग्राउंड कलर की ही। यहाँ पर प्रॉपर्टी आपको बैकग्राउंड कलर ही मिलती है। कैसे करेंगे, एक सेकेंड दिखाते हैं। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर ऐसे आपको लिखना है, सेमीकोलन लगाना है और जो भी कलर आप देना चाहते हैं वो दे दीजिए। तो सपोज हमने एक बैकग्राउंड के लिए फिलहाल ये कोलन लगाना है और फिर यहाँ पर आप कलर का नाम डिफाइन करेंगे और लास्ट में स्टेटमेंट को क्लोज करेंगे सेमीकोलन से। इतना करने के बाद अब सिर्फ हम इस पेज को सेव कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे कोई भी नाम दे दिया हमने और ये सिर्फ एक प्लेन HTML डॉक्यूमेंट की तरह से सेव हुआ है। इसमें कोई आपको कुछ भी नहीं करना कि कहीं कुछ और सोचें। वही Notepad++ है और वही HTML का काम किया है, बस ये चीज हमने नई की है। तो जो हमने प्रेजेंटेशन में आपको बताया था कि भाई CSS जो है वो हमारे डॉक्यूमेंट को स्टाइलिंग से डिफरेंट कर देता है। यानी दो अलग अलग हिस्सों में आप काम करते हैं। एक हिस्सा जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप स्टाइल की बात कर रहे हैं और दूसरा हिस्सा जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पेज का कंटेंट है। ये 4 लाइनें भी हो सकती हैं, ये 400 लाइनें भी हो सकती हैं और ये 4000 लाइनें भी हो सकती हैं। ये खाली H1, H2, H3 ही नहीं होंगे, इसके बीच में P टैग का यूज, टेबल, इमेज कुछ भी यूज हो सकता है। फिलहाल अभी हम इतना ही दिखा रहे हैं आपको। तो हमने इसे सेव किया हुआ है। अब हम आपके लिए ये पेज खोलेंगे और इसके बाद हम आपके सामने ब्राउजर की विंडो भी शेयर करेंगे। अभी आपको सिर्फ Notepad++ की विंडो दिखी होगी, लेकिन अब हम आपको ब्राउजर की विंडो भी दिखाएंगे। और यहाँ पर एक तो ये बच्चे बार बार इसमें से जा रहे हैं। एक सेकंड, अब मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और ये देखिए अब आपको ब्राउजर की विंडो दिख रही होगी। तो आप देखिए यहाँ पे 5 लाइनों में नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन लिखा है, जिसमें ये पिंक कलर का जो नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन दिख रहा है आपको, ये आपका H1 टैग में लिखा हुआ है। ये जो ब्लू वाला देख रहे हैं ये H2 टैग में लिखा है और ये ब्लैक जो सिंपल देख रहे हैं ये H3 टैग में लिखा है। लेकिन क्योंकि हमने ऊपर H1 और H2 के लिए स्टाइलिंग कर दी थी, एक स्पेसिफिक कलर दे दिया था H1 को पिंक और H2 में हमने बैकग्राउंड कलर भी दे दिया था। तो आप देखिए कि ये कंटेंट जो है आपका यहाँ पर इस तरह से आ गया। और यहाँ पर 3 बार H1 लिखा है। ऐसे अगर नीचे तक जाकर के कहीं कहीं बीच बीच में 3-4 बार या 10 बार और भी H1 लिखा होता तो हर जगह पर H1 का स्टाइल यही हो गया होता। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से आप देखिए कि आप काम करते हैं और एक बार आप स्टाइल डिफाइन करते हैं और काम हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपने कहा कि पिंक कलर आपको नहीं अच्छा लग रहा, आप चाहते हैं कि पिंक कलर की जगह कोई और कलर लगाना है, तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे आप अपने Notepad++ की विंडो में जाएंगे और यहाँ जहां पिंक लिखा है उस पिंक की जगह कोई भी दूसरा कलर आप यूज कर लेंगे, ना कि आपको बार बार यहाँ आना है। यहाँ कुछ करना ही नहीं है। सेव कीजिए, फिर से ब्राउजर की विंडो पे जाइए और पेज को रीलोड कर लीजिए। तो देखिए एक ही बार में तीनों जगह पर कलर चेंज हो गया। तो ये बात है जो हम आपको बार बार बताना चाहते हैं कि CSS में मेंटेनेंस और अपडेशन कितना आसान है। आपको खुद अंदाजा होगा कि अगर H1 टैग आपने 3 बार यूज किया था तो कम से कम 3 बार आपको ये चेंज करने पड़ते। बट यहाँ क्या है कि एक ही बार आपने एक लाइन में एक वर्ड बदला और आप देखिए पूरे के पूरे पेज में चाहे जितनी बार ये चीज होती अकॉर्डिंगली चेंज हो गई होती। अब अगर हम अपने पेज की बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो पेज की बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए भी आपको अब नीचे कुछ नहीं, बॉडी टैग में कुछ नहीं करना। यहीं पर आप बॉडी टैग के लिए भी अपना डिफाइन कर सकते हैं पूरा डिक्लेरेशन ब्लॉक। सिर्फ आपको यहाँ पे अपना एलिमेंट नेम देना है और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में पूरी कोडिंग करनी है। इसके लिए क्या करना होगा, अब आपको बॉडी टैग में जाकर के बैकग्राउंड कलर अगर देना है तो यहाँ बैकग्राउंड कलर के लिए BG नहीं यूज होगा,
बैकग्राउंड कलर ही यूज होगा, चाहे टेक्स्ट का कलर हो नॉर्मल पी टैग में लिखा हुआ, चाहे हेडिंग का कलर हो या बैकग्राउंड का कलर हो। आपको सिर्फ ये देना है, यहाँ पर आएंगे और बैकग्राउंड के लिए कोई भी कलर ले सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने कहा कि हमको इसको कलर देना है सपोज ग्रीन, तो यहाँ पर हमने, या ग्रे, तो हमने ग्रे दे दिया और हम इसे सेमीकोलन से एंड करेंगे और एंड करने के बाद सेव करेंगे और ब्राउजर विंडो में जा करके हम पेज को रिफ्रेश करेंगे। प्रकृति म्यूट कीजिए प्लीज अपने को। तो आप जब यहाँ पे देखिए ग्रे कलर बैकग्राउंड को दे दिया तो पूरे पेज की बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रे हो गया है। इस तरह से देखिए आप यहाँ पर कितनी आसानी से पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हैं। हालांकि आपको ये बात पता है कि बैकग्राउंड के लिए अगर आप चाहें तो कोई फाइल भी ले सकते हैं, यानी कोई भी ऐसी फाइल आपको अगर चाहिए जो बैकग्राउंड में लगानी हो तो वो बैकग्राउंड में ग्राफिक फाइल का भी यूज आप कर सकते हैं। तो वो हम आगे बताएंगे, अभी नहीं बता रहे, लेकिन आगे वो भी आपको चीज बताएंगे कि वो कैसे यूज करना है। और यहीं पर हम वो भी करेंगे कि अगर हमें चाहिए कि भाई बैकग्राउंड में हम एक ही फाइल मतलब लगाएं, वो टाइल के जैसी ना दिखाई दे, तो आप यहाँ पर वो चीज भी कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गई सिंपल, एक आपने फाइल लगाई जिसमें आपने सॉलिड कलर अप्लाई किया। लेकिन अगर आप बैकग्राउंड के लिए चाहते थे कि कोई इमेज आपको लगानी है, तो बैकग्राउंड में कोई भी ग्राफिक फाइल को एक इमेज की तरह से भी यूज किया जा सकता है। जब भी आपको अपने पेज की बैकग्राउंड एक इमेज की तरह से देनी है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर ये याद रखनी होगी, प्लीज सब लोग ध्यान से सुनिएगा, कि जो भी इमेज फाइल आप ले रहे हैं वो उसी फोल्डर में सेव्ड हो जिस फोल्डर में आपने अपना ये पेज बनाया हुआ है। अब इस बात का ध्यान रखिए, अब अलग अलग जैसे डेस्कटॉप पे इमेज सेव कर दी और पेज डॉक्यूमेंट्स में सेव्ड है, ये सब मत करिए, अब ये हैबिट ही मत रखिए। अब आप एक अपने पसंद के नाम का फोल्डर बना लीजिए सी ड्राइव में और उसी में सारी चीजें सेव करिए, ये ध्यान रखिएगा। तो खैर अभी हम कोई इमेज फाइल लेके आ रहे हैं, तो हमें इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करनी है, यहीं पर नया टैब खोल लिया और हमने कोई भी दे दिया, हमने कहा यहाँ पर HD बैकग्राउंड इमेजेस और HTML, मैंने अपने मन से कुछ भी डाल दिया और यहाँ से हम कोई भी इमेज ले लेते हैं। अब इनमें से कोई हमें इमेज लेंगे, लाइट से कलर की इमेज हम लेना चाहते हैं, तो कोई भी लाइट कलर का पैटर्न हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो मान लीजिए हमने ये वाली फाइल ले ली, आपने पहले भी शायद से ये वाली फाइल देखी होगी, हम लोगों ने इसे यूज किया है, या यहाँ से कोई और फाइल उठा लेते हैं इस बार। मान लीजिए ये वाली फाइल हमने ले ली, तो अब इस फाइल को हमें सबसे पहले सेव करना है, राइट क्लिक करेंगे, ये वाली फाइल ले लेते हैं हम, राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद सेव इमेज। अब हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है HTML वाला, वो जहां पर सेव्ड है वहीं पर हम इस फाइल का नाम भी डालेंगे। हम ढूंढ रहे हैं छोटे साइज की फाइल, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। ये फाइल हमें मिल गई है, हम इसे सेव कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में, वहीं पर जहां पर हमारी HTML पेज भी पड़ा है। फाइल को हमने नाम दे दिया बैक। अब हम इस टैब को क्लोज कर दे रहे हैं और वापस अपने पेज पर आ जा रहे हैं, जहां HTML डॉक्यूमेंट है उसी में हम आ जा रहे हैं। एक बार हम ये चेक भी कर लेंगे कि क्या हमें हमारी फाइल वहां पर डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में मिल गई है। इसके लिए फिर से आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहे हैं फाइल एक्सप्लोरर की, और यहाँ डॉक्यूमेंट्स में जाके देखेंगे, ये देखिए यहाँ तो हमारे HTML डॉक्यूमेंट पड़े हैं, लेकिन साथ ही साथ हम चेक करेंगे कि क्या हमारी फाइल जो बैक वाली फाइल है वो फाइल यहाँ हमें पड़ी हुई मिल रही है। तो ये देखिए बैक फाइल हमारी यहीं पर पड़ी हुई है, तो बिल्कुल इसको यहीं पर छोड़ देंगे और सीधे अपने नोटपैड पेज पे आ जाएंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा कि जब आपको बैकग्राउंड में कोई ग्राफिक इमेज देनी होती है तो आपको यहाँ पर लिखना होता है, बैकग्राउंड की जगह पर आपको लिखना होता है बैकग्राउंड इमेज, ये लिखना होगा आपको। और बैकग्राउंड इमेज लिखने के बाद आपको एक कोलन लगाना है, ऑफ कोर्स ये तो लगाना ही पड़ेगा आपको, और उसके बाद में आपको
उस फाइल का नाम देना है, वो नाम जो आप सेव करके आए हैं। यानी यहाँ पर आपको फाइल का एड्रेस नहीं देना। तो एड्रेस कैसे लेगा, उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा URL। ये एक कीवर्ड है, बैकग्राउंड इमेज के लिए आपको URL देना ही पड़ेगा। अगर आप ये URL नहीं देंगे तो आप इमेज को नहीं लगा पाएंगे। तो ये आपको यहाँ पर URL देना है, और URL देने के बाद ही आप जो है यहाँ पर अब अपनी फाइल का सीधे सीधे नाम लिखेंगे, बैकग्राउंड के ऐसे डालेंगे यहाँ पर और ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट के अंदर फाइल का नाम देंगे। फाइल का नाम हम सेव करके आए बैक, और फाइल हमारी JPG फाइल है तो ये लगा दिया, और लास्ट में हमने सेमीकोलन यूज कर लिया। अब हम इसे सेव करेंगे और एक बार अपने पेज पर जाकर के देखेंगे, ब्राउजर पे जाके, कि क्या ये चीज एग्जीक्यूट हुई। और ये देखिए आपकी इमेज पेज पर आ गई। उम्मीद है आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि ये चेंज यहाँ पर हो गया है। अब आप कहेंगे कि मैम ये तो हम बॉडी टैग में जाकर के भी दे सकते थे, तो फिर CSS की क्या खास बात है। CSS की खास बात ये है कि अगर आप इस पेज पे कंटेंट ऐड करते हैं, जैसे अभी तो हमने कुछ हेडिंग्स ही लिखी हैं, सपोज इसके बाद हमने यहाँ पर एक P टैग लगाया होता और कुछ भी कंटेंट लिखा होता, माने कुछ हम पैराग्राफ वगैरह यहाँ पर अगर लिख भी लिए होते, मतलब पेज का कंटेंट ज्यादा होता, तब आप CSS की इस प्रॉपर्टी का फायदा उठा सकते हैं। कैसे उठा सकते हैं, क्योंकि अभी हम इसके लिए पहले कुछ यहाँ पर कंटेंट ले आते हैं, कुछ डेटा ले आते हैं। तो आप देखेंगे कि पेज का डेटा जब बढ़ जाता है तो आपको वो कैसे फायदा देता है। जैसे यहाँ P टैग लिखा है, यहीं पर कुछ कंटेंट हमने पेस्ट कर लिया और यहाँ भी एक P टैग लगा दिया और कुछ कंटेंट यहाँ भी पेस्ट कर दिया, और यहाँ भी मान लीजिए एक P टैग का इस्तेमाल किया और यहाँ पर भी कुछ डेटा लिख दिया। एक बार सिर्फ हम इस पेज को सेव करके ब्राउजर में जाकर के देखेंगे कि हमारा पेज कैसे बन गया। अब आप देखिए पेज पर कितना सारा कंटेंट है, और अगर आप कंटेंट को थोड़ा नजर हटाएं तो आप ये भी देख रहे होंगे कि बैकग्राउंड में जो इमेज लगी है उस इमेज के टाइल बन गए। ये देखिए, क्योंकि इमेज तो एक्चुअली इतनी बड़ी है, एक टाइल तो यहीं बना हुआ दिख रहा था, मतलब थोड़ा सा हिस्सा कवर नहीं हुआ, तो वहां पर वो टाइल आ चुका है। तो दो टाइल तो एक पेज पे ही दिख रहे हैं, एक स्क्रीन पर ही दिख रहा है, मगर आप जैसे जैसे आगे बढ़े तो देखिए ये टाइल बने हुए दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इमेज का साइज इतना बड़ा थोड़ी ना है जितना बड़ा हमारा पेज है। पेज की तो अपना जैसे जैसे कंटेंट बढ़ाते जाएंगे तो पेज तो और बड़ा हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो इमेज फाइल होती है वो भले ही कितनी बड़ी क्यों ना ले लें, मगर ऐसा अक्सर होता है कि भाई वो फाइल जो है एक जगह पर आके तो खत्म होगी, और जब फाइल बैकग्राउंड की फाइल खत्म हो जाएगी तो वो टाइल के रूप में रिपीट हो जाएगी। अब आपने HTML में जब खाली इस्तेमाल किया था तो हमने आपको बताया भी था कि ये चीज HTML में नहीं की जा सकती, कि जो भी डेटा हमारा है वो पेज पर एक ही उतना ही आए और बैकग्राउंड इमेज रिपीट ना हो। लेकिन यहाँ अगर हम चाहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बैकग्राउंड की इमेज जो है वो सिर्फ एक ही बार आए, वो और दोबारा से ना आए। तो अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड की इमेज का एक ही टाइल दिखे, वो बार बार ना दिखाई दे, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहीं जहां आपने बैकग्राउंड इमेज दी है बॉडी टैग के अंदर, यहीं पर लिखेंगे बैकग्राउंड रिपीट। ये आपको लिखना है बैकग्राउंड रिपीट, और कोलन के बाद क्या लिखेंगे, कोलन के बाद लिख देंगे नो रिपीट। बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, देखिए इसमें कोई चेंज आपको नहीं करना, और सेमीकोलन लगा देंगे। बैकग्राउंड रिपीट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो बैकग्राउंड के रिपीटेशन को कंट्रोल करता है, और नो रिपीट जो इसका हमारा वैल्यू है वो ये कंफर्म करता है, ब्राउजर को बताता है कि बैकग्राउंड को बार बार रिपीट मत कीजिएगा। इसको हम यहीं पर सेव करेंगे, फिर से ब्राउजर विंडो में जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो देखिए बैकग्राउंड रिपीट नहीं होगी। ये देखिए एक ही बार आ गई, वो जितनी बड़ी थी वो एक बार आ गई, बाकी पेज पर कोई बैकग्राउंड के टाइल्स नहीं बन करके आए। तो आपने एक बार अपनी केवल दिखाई और उसको बार बार नहीं दिखाना, लेकिन ऑब्वियसली आपको ये भी खराब लग रहा होगा कि बाकी पेज तो बहुत ही भद्दा सा लग रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि चलो जितने हिस्से में बैकग्राउंड इमेज आ रही है उतने में तो बैकग्राउंड आए, पर कम से कम बाकी हिस्सा किसी कलर से ही कवर हो जाए, तो उसके लिए ही आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ कह देंगे, अगर आपको बैकग्राउंड कलर देना है तो बैकग्राउंड कलर भी साथ में आप दे सकते हैं,
और जो भी कलर आपको देना है वो दे दीजिए। तो मान लीजिए मैंने कहा बैकग्राउंड में मुझे कलर मान लीजिए रखना है, कोई लाइट कलर ले लेते हैं। अभी सिर्फ समझाने के लिए पहचान के पिंक कलर कर दे रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि पिंक कलर अच्छा मतलब अच्छा नहीं लगेगा, बट अभी सिर्फ हम समझ पाए तो इसके लिए एक अलग सा कलर यहाँ पर आपको दे दिया है। तो ये करें और अब हम ब्राउजर में जाएंगे और हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए बैकग्राउंड कलर भी साथ में पेज पर अप्लाई हो गया है। और अगर ये चीज आप देखते हैं तो साथ में हम याद भी दिला दें कि हमने आपको ये बताया था कि आप एक ही पेज पर बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड प्रॉपर्टी दोनों दे सकते हैं, बैकग्राउंड में ग्राफिक इमेज भी दे सकते हैं, और ग्राफिक इमेज जिस हिस्से को कवर कर रही है उतने पे बैकग्राउंड कलर का कोई खास इंपैक्ट नहीं दिखाई देगा, लेकिन पेज के उस हिस्से पर बैकग्राउंड कलर का रिफ्लेक्शन दिखाई देगा जिसको बैकग्राउंड इमेज कवर नहीं कर रही है। तो दोनों चीजों को आप यहाँ पर यूज कर लेते हैं और इस तरह से काम कर सकते हैं। तो ये आपने इंटरनल सेटिंग में बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी चेंज करी और साथ ही साथ आपने यहाँ पर बैकग्राउंड के लिए कलर भी दे दिया, और ये इंटरनल सेटिंग आपने की थी। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपने सभी H1 टैग्स को हॉट पिंक कलर दे रखा है, लेकिन सपोज एक H1 टैग ऐसा है जिसको आप हॉट पिंक कलर नहीं देना चाहते, मतलब आपके पेज में बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारा कंटेंट हम बढ़ा ले रहे हैं फिर से और कंटेंट को कॉपी कर ले रहे हैं, लेकिन और उसमें कई सारे H1 ये सारे टैग्स यूज भी किए गए, बट एक ऐसा H1 टैग है जिसकी फॉर्मेटिंग आप वैसे नहीं करना चाहते जैसे बाकियों की फॉर्मेटिंग की है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि आप उसके लिए इनलाइन फॉर्मेटिंग करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कहा ये वाला H1 टैग है और इसका हम हेडिंग भी बदल देते हैं ताकि हमें पता चल जाए। तो यहाँ मान लीजिए हमने लिख दिया कंप्यूटर फंडामेंटल्स लिख दिया। तो हम चाहते हैं कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स वाली हेडिंग H1 टैग में हमारी यूज की गई है, इसको हम ये चाहते हैं कि ये जो है पिंक कलर से ना दिखाई दे, हॉट पिंक कलर दिया हुआ हमने, इसको मान लीजिए हम कोई और कलर देना चाहते हैं। और ऊपर क्योंकि आप H1 यहाँ कह आए हैं, इससे क्या हो रहा है कि जितने भी H1 टैग्स हैं सबको हॉट पिंक कलर असाइन कर दिया है। बट अब आपकी प्रायोरिटी ये है कि सिर्फ एक H1 टैग जो हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल वाला है इसको हम नहीं देना चाहते हॉट पिंक कलर, यानी इसकी प्राथमिकता कुछ अलग करना चाहते हैं। तो आप अगर इंटरनल से ज्यादा प्रायोरिटी पर काम करना चाहते हैं तो आपको हमने लास्ट सेशन में बताया था कि इंटरनल से हमारे CSS जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है वो इनलाइन की होती है। तो इसका मतलब इसके साथ हमें इनलाइन स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, और इनलाइन स्टाइलिंग का मतलब ये है कि हम वहीं पर स्टाइलिंग कर रहे हैं जहां पर हमने अपना टैग दिया हुआ है। तो इनलाइन स्टाइलिंग में अब हमें किसकी स्टाइलिंग करनी है, इस H1 टैग की स्टाइलिंग करनी है। तो H1 टैग की अगर स्टाइलिंग करनी है तो यहीं पर हम रहेंगे जहां टैग है, और इसको हम बताएंगे कि इसका हमें सिर्फ कलर चेंज करना है। तो जब भी आपको इनलाइन स्टाइलिंग करनी होती है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप टैग में ही रहेंगे, जहां हमारा टैग है हम यहीं आ जाते हैं। ये हमारा टैग है और यहाँ पर हम अपनी स्टाइलिंग करेंगे। यहाँ पर हमें स्टाइलिंग करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे सिर्फ स्टाइल, यहाँ लिखना ही है आपको, ये जरूरी है आपके लिए, ये इनलाइन स्टाइलिंग का तरीका है लिखने का। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यूज करना है स्टाइल, कोई सिंबल नहीं लगाना, डायरेक्ट एक स्पेस के बाद स्टाइल लिखिए, इज इक्वल टू का सिंबल लगाइए और डबल कोट्स में आपको पूरी स्टाइलिंग करनी है, और उसके बाद में उसके अंदर आप पूरा अपना काम कर लेंगे। तो जैसे हम इसका कलर मान लीजिए कोई और देना चाहते हैं तो आपको लिखना है कलर और कोलन बिल्कुल वैसे ही यूज करेंगे जैसे आप वहां ऊपर यूज कर रहे थे, और कलर का नाम यहाँ पर दे देंगे। तो जैसे मान लीजिए कि मैं कलर देना चाहती हूँ सपोज इसको टील कलर, तो ये दे दिया और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। ये सब कुछ डबल कोट्स के अंदर रहेगा, ये ध्यान रखिएगा ऐसे। अब हम इसे सेव करेंगे और अपने पेज को, ब्राउजर पेज को जाकर के रीलोड करेंगे और देखेंगे कि क्या सारे H1 हमारे पिंक ऐसे हॉट पिंक कलर में ही दिख रहे हैं या किसी का कलर चेंज हुआ है। तो ब्राउज ऐसे मूव करते हुए जाएंगे और जहां कंप्यूटर फंडामेंटल्स हमें दिखाई देगा वहां पर हम चेक करेंगे कि उसका कलर चेंज होना चाहिए, और आप देखिए कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स का कलर
बदल चुका है। इस तरह से देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि H1 तो आपने टैग्स बहुत से यूज किए और सबको एक ही कलर दिया, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर जो कलर है आपका, उसमें अगर आपको काम करना है तो ऐसी सिचुएशन में आप इनलाइन स्टाइलिंग करिए, और इनलाइन स्टाइलिंग आपके उस कंटेंट को प्रायोरिटी के बेसिस पर हाईएस्ट प्रायोरिटी देता है और आप काम कर लेते हैं। आई होप कि इतनी चीज सबको क्लियर हो गई होगी। अगर हो गई तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि यस मैम, माने मुझे पता चल जाए, नहीं तो किसी को अगर प्रॉब्लम है तो वो अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। इतनी चीज कि सब में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज अपना क्वेश्चन रखिए, अनम्यूट करके बता दीजिए। ओके, कोई कुछ पूछ नहीं रहा है, इसका मतलब मैं मान के चल रही हूँ कि सभी को यह चीज क्लियर हो गई है, किसी को इतने हिस्से में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम एक चीज पूछना है। हाँ हाँ पूछिए, बिल्कुल। मैम ये पूछ रहे जैसे सीएसएस की हेल्प से जैसे हम लोग को जो चीज 3 बार में करनी होती थी, तो वो हम एक ही बार में उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। हाँ यही तो कर ही रहे हैं, हाँ यही मैम, लेकिन अगर मैम एक जगह एक स्टाइल और दूसरी जगह दूसरी स्टाइल करनी है, तो फिर मैम वही वापस जैसे करते तो मैम उसी तरह करेंगे ना। नहीं नहीं, उस तरह से क्यों करेंगे, यही तो आपको दिखाया है। अब यहाँ पर क्या था कि आपने H1 टैग तो बहुत जगह यूज किया है, और H1 टैग में यस आपने सर। जो यूज किया तो उसको सबको एक कलर दिया ना, ये हॉट पिंक कलर दिया सब जगह H1 टैग का। हम्म। लेकिन एक हेडिंग हमारी जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स वाली थी, इसको हम अलग कलर देना चाहते थे, तो उसके लिए यस आप सर। आप वैसे कलर चेंज करने के लिए कौन सा टैग यूज करते थे, फॉन्ट टैग यूज करते थे ना। यस मैम। फॉन्ट में फॉन्ट कलर इज इक्वल टू दिस लिखते थे। लेकिन अब क्या है, अब आपको ये करना ही नहीं है, अब आप यहाँ क्या लिखते हैं, ये लिख रहे हैं। ये इनलाइन स्टाइल है सीएसएस का। ओके। ये जब हमने दिया तो सबसे पहले इसी का फर्क पड़ेगा, ऊपर लिखे हुए वाला जो भी ऊपर लिखा हुआ है उसका फर्क खत्म हो गया। टैग तो ये भी H1 है, और इसका कलर हमने ऊपर इंटरनल में स्पेसिफाई किया था, पर क्योंकि यहाँ इनलाइन स्टाइलिंग दे दी है तो ये वाला इफेक्ट इंप्लीमेंट होगा, और ये वाला उस हेडिंग के लिए डिसेबल हो गया, जिस जगह पर आपने काम किया था उस वाली हेडिंग के लिए ये चीज डिसेबल हो गई। ये एडवांटेज है इनलाइन का और इंटरनल का। ओके मैम। ओके, मैम एक क्वेश्चन मेरा था मैम। हाँ हाँ पूछे। मैम क्वेश्चन ये था कि मैम ये जो बैकग्राउंड के सॉरी बॉडी टैग में जो हम लोग जो मैम ब्रैकेट लगा रहे हैं मैम H1 से पहले स्टाइल टैग में, हाँ जहाँ पे हमने H1 लगाया है H2 लगाया है मैम, बिल्कुल। तो इसके बाद जो मैम जो हमने ब्रैकेट ओपन की है जिसमें मैम मैंने प्रॉपर्टी और वैल्यू जो आपने बताया रखने के लिए मैम, हाँ हाँ डिक्लेरेशन। तो वो जो हाँ मैम डिक्लेरेशन बॉक्स उसको कहते हैं, तो मैम वो ब्रैकेट क्या मैम मतलब इंटर दे करके नीचे ही देना होता है या हम एक नहीं साथ नहीं, भी दे सकते हैं? ये दिया है ना साथ में, ये देखिए साथ में ही दे दिया, आप साथ में इसे क्लोज कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम यस मैम, तो इससे कोई इशू सुनी मैम? नहीं। नहीं इससे कोई इशू नहीं है, जी ब्रेसेस का पेयर होना चाहिए, आप पूरा एक साथ लिख दीजिए, आप ऐसे यस एक मैम। साथ लिखते चले जाइए, बस सेमीकोलन से सेपरेट करते जाइए। पर क्या यस होता है कि मैम। ऐसे अगर आप देखेंगे तो देखने में आपको थोड़ा घबराहट सी महसूस होगी कि ये क्या लिख दिया मैम ने, और देखने यस वाले मैम। के साथ 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 मतलब समझ ऐसा लगेगा याद कर लेंगे एक बार। लेकिन जब आप उसे अलग अलग लिखते हैं तो देखने में वो थोड़ा थोड़ा लगता है, और आपके लिए लिखना भी आसान रहता है, इसलिए उसको बताया है। अदरवाइज ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको अलग अलग लिखें, आप चाहें तो पूरी चीज एक लाइन में भी दे सकते हैं। हमें सिर्फ ये चाहिए कि करली ब्रेसेस का पेयर होना चाहिए, करली यस मैम। ब्रेसेस का पेयर अगर मैम एक क्वेश्चन और था। हाँ बताएं। मैम ये जो बैकग्राउंड आपने यूआरएल जो यूज किया है, हम लोग पहले पूरा एड्रेस लिखते थे, तो हाँ अब ये यूआरएल क्या डिफाइन कर रहा है, मतलब ये तुरंत वहाँ लोकेशन से ले रहा है या नहीं मतलब? नहीं जी लोकेशन से नहीं ले रहा है, यूआरएल तो सिर्फ ये बता रहा है कि ये फाइल इस कंप्यूटर में कहीं सेव्ड है और उसका अपना एक स्पेसिफिक एड्रेस। यूआरएल जो है बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के लिए समझ लीजिए एक तरह से एक फंक्शन है। यहाँ पर यूआरएल एक फंक्शन की तरह काम कर रहा है। इस फंक्शन का काम ये है कि ब्रैकेट के अंदर जो फाइल का नाम लिखा है उस फाइल को आप अप्लाई कर दें बैकग्राउंड इमेज के तौर पे। लेकिन मैम ये जो ऐसा- बैकग्राउंड इमेज है हाँ, मैम वो फुल स्क्रीन पे एक मिनट मैं बता रही हूँ पहले। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि बैकग्राउंड में जो फाइल आपने लगाई है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे कहीं भी सेव कर दोगे तो यूआरएल का मतलब है कि वो पिक कर लेगा, नहीं। आपको मैंने पहले ही बोला कि जो भी फाइल आप ले रहे हैं
उसको आपको उसी लोकेशन पर सेव करना ही करना है, तभी आप फाइल का रिलेटिव एड्रेस दे सकते हैं। नहीं तो आपको तो मतलब पूरा आपको लिखना पड़ता सी ड्राइव का ये वो सब कुछ, और वो यहाँ लिखा नहीं जाएगा, आपको सिर्फ फाइल का नाम लिखना है। तो इसीलिए फाइल को सेव उसी लोकेशन पर करें जिस लोकेशन पर आपने पेज बनाया है। और सिर्फ, और देखिए, एक कंप्यूटर पे फाइल बना रहे हैं, आपने अपने घर में कंप्यूटर यूज किया, आपने उस पर अपना पेज बनाया, तो चलिए आप यहाँ लिख भी सकते हो। सपोज प्रकृति ने एक क्वेश्चन पूछा तो आप लिख सकते हो कि सी ड्राइव के प्रकृति फोल्डर के डेस्कटॉप फोल्डर में जो भी फाइल है ये ले लो। लेकिन अब अगर यही पेज को आप इंटरनेट पर पब्लिश करोगे तो उसमें वेब सर्वर को क्या पता कौन सी प्रकृति किसका डेस्कटॉप, कुछ नहीं पता। तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपको बार बार इसी चीज के लिए बताती हूँ कि कायदा ही ये होता है कि आप एक फोल्डर बनाएं और सारी इमेजेस उसी में सेव करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको पूरे रिलेटिव एड्रेसेस नहीं देने पड़ते, उनके पूरे के पूरे एड्रेस नहीं लिखने पड़ते, और वो आगे लिखने भी नहीं है, आगे चल के वो पूरे एड्रेस लिखने भी नहीं होंगे, आपको सिर्फ उनका नाम ही लिखना होगा। पर नाम लिखा हुआ तभी काम आ सकता है जब आप सब चीजों को एक जगह पर सेव कर रहे हो, अलग अलग जगह पर सेव करने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है? ओके मैम। हाँ हाँ गरिमा, अब आप क्या बोल रहे थे? मैम एक क्वेश्चन था। हाँ पूछिए। मैम जैसे बैकग्राउंड आपने ये नो रिपीट, मतलब बैकग्राउंड का जो इमेज है वो रिपीट बार बार नहीं करेगा। जैसे एक होता है कि बैकग्राउंड जो इमेज होती है वो स्थिर रहती है और कंटेंट मूव करते हैं। अरे वो सब बताएंगे, क्यों परेशान हो। बैकग्राउंड की इमेज फिक्स हो जाएगी, कंटेंट फिक्स नहीं होगा, वो सब बताऊंगी। पहले एक बार सबको ये तो समझ लेने दो कि इनलाइन और इंटरनल क्या हो रहा है, मैं एक एक चीज आपको बताऊंगी। ठीक है? हाँ गरिमा, आपका क्या क्वेश्चन है? यस मैम, ये जो बैकग्राउंड इमेज है जो डाल रही हैं हाँ हाँ वो मैम फुल स्क्रीन पे भी तो लाई जा सकती है हाँ बिल्कुल या लाई, मैम? बिल्कुल यस लाई जा मैम, वो सकती है, कैसे लेकिन होगा? नहीं मैं बता रही हूँ, बैकग्राउंड इमेज फुल स्क्रीन पे आप तभी ला सकते हैं जब बैकग्राउंड का साइज बड़ा हो। अब छोटा साइज है तो वो टाइल्स के रूप में आएगा, पर टाइल्स क्योंकि आप नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इतना कर सकते हैं कि भाई टाइल्स को रिपीट मत करो, मतलब इमेज को रिपीट मत करो। और उसका साधन सिर्फ यही है कि आप बैकग्राउंड के लिए फाइल इतनी बड़ी चुन लें कि वो जो है आपकी पूरे के पूरे पेज को कवर कर ले, क्योंकि बैकग्राउंड की इमेज का साइज आप अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते, उसका जो साइज है वही रहेगा। तो ऐसे मैं इसीलिए जानबूझ के छोटा लिया कि अभी तो हम टाइल्स ले रहे हैं, लेकिन आगे जब हम, अभी हम आपको यही चीज बताने जा रहे हैं कि हमने खुद देखा कि टाइल्स है और बाकी हिस्से पर हमारा बैकग्राउंड कलर आ रहा है। यस एक मैम। साइड हम बैकग्राउंड कलर इसीलिए लगा देते हैं कि अगर इमेज उतनी बड़ी ना हो कि वो पूरे पेज को कवर कर सके, तो हम कम से कम उसको कोई कलर से ढक दें, कोई तो कलर दिखाई दे। और नहीं है तो हम लार्ज साइज बैकग्राउंड इमेजेस को ही चुनेंगे जो कि कम से कम हमारे पेज को कवर करें, इतना तो करें कि हमारा कम से कम पूरा जो फर्स्ट स्क्रीन दिख रही है वो पूरी दिखाई दे। यस मैम। तो वो उसके लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं और यहाँ पर हमने साइज भी दे दिया कि कम से कम 1020 बाई 1020 पिक्सल्स की हो या 1080 पिक्सल्स की हो, उतना तो कम से कम हो। तो ये जो है एक काफी बड़ा साइज माना जाता है और ये पेज को जो है कवर भी कर लेता है। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी बैकग्राउंड इमेज हम यहाँ से उठा लेते हैं। अब मान लीजिए हमने ये वाली इमेज उठाई और हम इसको हम सेव कर रहे हैं। अब सेव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वही चीज कि फाइल हमारी वहीं सेव हो रही है जहां पर पेज सेव हुआ था और हमने उसी नाम से सेव कर दिया। तो ऑब्वियसली ये कंफर्मेशन मांगेगा कि भाई आपने तो ये फाइल पहले से बनाई है। हमने कहा कोई बात नहीं, रिप्लेस कर दीजिए। रिप्लेस कर दिया, फाइल सेव हो गई। अब इस टैब को क्लोज करिए और सिर्फ यहाँ पे पेज को आप रीलोड कर लीजिए। अच्छा, अब ये इतनी बड़ी आई है मगर देखिए रिपीट नहीं हुई। इतनी बड़ी इसलिए आई क्योंकि हमने इसको उसके ओरिजिनल साइज में नहीं खोला। वही फाइल ले रहे हैं, ओरिजिनल साइज में खोलने के लिए इस पर क्लिक कर देंगे और ये इस तरह से पूरे साइज में आपकी खुल जाएगी। ये देखिए ये लोड हो रही है, ये देखिए लोड होते हुए देख रहे हैं। ये मैं जो कल आपको बार बार बता रही थी कि इमेज लोड होने में टाइम लगाती है, तो ये है। आपने इस पे राइट क्लिक किया, इसको सेव करा, वही नाम दे रहे हैं हम, बैक सेव, और ये इमेज हमारी सेव हो चुकी है। इसको हम क्लोज कर दे रहे हैं और यहाँ पर पेज को, अपने पेज पर आ रहे हैं। ओह शिट, वापस से अपना पेज खोल ले रहे हैं दोबारा से।
विंडो की प्रेस करी हमने, CSS_, हमारी फाइल का नाम जो भी है, पेज हमारा लोड हो रहा है और आप शायद से देख पा रहे होंगे अब ये पेज लोड हो गया। तो एक बार में पूरे स्क्रीन को कवर कर रही है इमेज, ये इतनी बड़ी इमेज है जो आपकी आ रही है, और बाकी का जो कंटेंट है वो उस पर दूसरा बैकग्राउंड कलर जो है वो ऑलरेडी अप्लाइड है, वो लग रहा है। हालांकि आगे हम ये भी करेंगे कि केवल हम जब टेक्स्ट को मूव करें भाई, क्योंकि आप अगर चाहें तो देखने में देखिए ये भी चीज उतनी बढ़िया नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि बैकग्राउंड की इमेज को एक जगह पर कर दें और टेक्स्ट जो है इसके ऊपर मूव करता रहे, बैकग्राउंड हिले ही ना, बैकग्राउंड वहीं पर रहे और ऊपर का टेक्स्ट सिर्फ हम स्क्रॉल करें तो टेक्स्ट मूव हो। तो वो भी कैसे होता है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले प्रमोद ने पूछा था क्वेश्चन, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि इनलाइन और इंटरनल का यूज करके आपने ये काम किया। तो मेरे हिसाब से अब इतनी चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब नोटपैड प्लस प्लस की विंडो में वापस जाते हैं और हमने कहा कि भाई ठीक है, ये सारा काम हमने किया तो, पर इसके लिए हमने यूज किया इनलाइन या इंटरनल का। अब अगर आप एक एक्सटर्नल शीट बनाते हैं तो क्या करेंगे? तो एक्सटर्नल शीट को बनाने के लिए जाहिर सी बात है एक न्यू आपको फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी और सबसे पहले आपको लैंग्वेज बतानी होगी कि आप कौन सी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, क्योंकि जब एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनती है तो वो फाइल आपकी एक सेपरेट शीट होती है जो कि CSS फॉर्मेट में ही सेव होती है और उसकी लैंग्वेज जो है वो CSS ही है, इसलिए आप वहां पर एक CSS फाइल क्रिएट करेंगे। तो इसलिए पहले आपने एनवायरनमेंट दे दिया CSS का। अब क्या करेंगे, CSS में बार बार मैंने बताया कि कोई टैग्स तो यूज होते नहीं, बस सीधे सीधे क्या है आपको यहाँ पर यूज करने हैं टैग्स, कौन कौन से टैग्स पे काम कर रहे हैं। तो हमने कहा हमारे पेज में एक H1 टैग था, हम उसके लिए काम करेंगे। हमारे पेज में बॉडी टैग है, हम उसके लिए काम करेंगे। हमारे पेज में एक H2 टैग है, हम उसके लिए काम करेंगे। हमारे वेब पेज में एक H3 टैग है, हम उसके लिए काम करेंगे। और हमारे पेज में एक P टैग है, इसके लिए भी काम करेंगे। बस सीधे शुरू कर देना है, कुछ करना ही नहीं है। अब हमने कहा H1 का जो है हम कलर चेंज करना चाहते हैं, तो कलर हमने यहाँ दे दिया, ये कोई भी कलर दे देते हैं। अब हमने कहा जितने भी H1 टैग्स हैं उनका सपोज कलर कर दीजिए रेड, जानबूझ के रेड दे रहे हैं ताकि थोड़ा फर्क पता चले। बॉडी टैग में हमने कहा कि बैकग्राउंड कलर जो है सिर्फ हम चेंज कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया यहाँ पर, मान लीजिए ग्रीन। H2 को भी हमने कहा कि इसका जो है कलर चेंज कर दीजिए, यहाँ मान लीजिए हमने दे दिया कलर ब्लू दे दिया, ब्लू शायद से दे चुके हैं, नेवी कलर दे देते हैं, नेवी कलर दे दिया। H3 को भी हमने कहा कि इसको कलर दे दीजिए, यहाँ पर दे दिया, इसको हमने कलर दे दिया येलो। और P टैग को हमने कहा, P टैग को जो कलर है वो दे दीजिएगा, मान लीजिए मैम। हाँ जी मैम ये पूछना था, HTML मैम हम लोग अपने मन से कलर नहीं दे सकते थे, मतलब कुछ भी, बट CSS मैम कोई भी कलर दे सकते ना जो हम लोगों को सब नहीं कोई भी जैसे मैंने बोला ना कि अब नेवी ब्लू लिखोगे तो नहीं दे सकते, नेवी कलर है तो नेवी दे सकते हो, कलर तो वहां भी ये दे सकते हो, जो कलर यहाँ लिख रहे हो ये नाम वहां भी लिख सकते हो, जो कोड यहाँ लिखोगे वहां भी लिख सकते हो, लेकिन वहां अलग अलग लिखना पड़ेगा। यहाँ एक बार में बस काम कह दिया। अब इससे क्या है कि जितनी बार भी P टैग यूज हुआ होगा उसका कलर वही हो जाएगा जो यहाँ दे रहे हैं, जितनी बार H3 टैग यूज हुआ होगा एक ही बार में सबके कलर चेंज हो जाएंगे। ओके मैम। ये फाइल हमने सेव की, आपको ध्यान सिर्फ ये रखना है कि फाइल हमारी CSS लैंग्वेज है, तो अगर आप ध्यान दें तो देखिए ये नीचे .css एक्सटेंशन से सेव होगी। जो CSS फाइल होती है उनका आइकन कुछ इस तरह का होता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यही ध्यान रखना है यहाँ भी CSS फाइल बनाते समय कि लोकेशन वही रखिए जिस पर आपका पेज बन रहा है। यानी जब आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो HTML डॉक्यूमेंट, CSS फाइल, इमेजेस, जो कुछ भी है, यहाँ तक कि आगे चल करके जावास्क्रिप्ट की फाइल, जो भी कुछ आप सेव करेंगे सब इकट्ठा एक जगह पर सेव करना है। तितर बितर करेंगे तो आप कभी नहीं काम कर पाएंगे। तो फिलहाल हमने इस फाइल को नाम दे दिया स्टाइल और सेव कर दिया।
अब सिर्फ हम ये चाहते हैं कि ये स्टाइल वाली फाइल इस पर आ जाए, माने ये स्टाइल इस पर इम्प्लीमेंट भी हो जाए। तो आपको इस फाइल को कनेक्ट करना पड़ेगा इस फाइल से, HTML डॉक्यूमेंट से। किसी भी HTML फाइल को जब आप एक स्टाइल फाइल से यानी CSS शीट से, स्टाइल शीट से आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कनेक्शन के लिए आपको एक टैग यूज करना होता है, और वो टैग है हमारा लिंक टैग। ये लिंक टैग कहाँ यूज करते हैं? ये लिंक टैग आप यूज करते हैं अपने उसी HTML डॉक्यूमेंट के हेड टैग में, जहां पर आप अपना काम कर रहे थे। ये एक्सटर्नल जो है ये आपको हेड टैग के अंदर ही यूज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने हेड टैग के अंदर हम आएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सीधे सीधे यहाँ पर यूज करेंगे लिंक टैग। यहाँ है इसके अंदर, ये यहाँ पर हम लिंक टैग यूज करेंगे। इसकी क्लोजिंग करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनफैक्ट नहीं की जाती है। अब लिंक के अंदर आप 3 चीजें लिखते हैं। पहले तो रिलेशन, फिर लिखते हैं टाइप, और लास्ट में लिखते हैं href। रिलेशन में आप ये बताते हैं कि आप अपनी HTML फाइल को, HTML डॉक्यूमेंट को किस तरीके का कनेक्शन दे रहे हैं, यानी कैसी फाइल से कनेक्ट कर रहे हैं। तो CSS फाइल के केस में आप क्या लिखेंगे? स्टाइल शीट। टाइप में आप उसको बताते हैं, CSS फाइल लिखना होता है, CSS के लिए आपको लिखना ही होगा टेक्स्ट ऑब्लिक CSS, और href में आपको देना होगा उस फाइल का नाम। नाम क्या है? स्टाइल डॉट CSS। ये पूरा एक्सटेंशन देना है। अब आपको यहाँ पूरा एड्रेस नहीं लिखना है, क्योंकि एड्रेस लिख सकते हैं, ऐसा नहीं आप लिख सकते थे C ड्राइव के, यूजर्स के, एडमिन के डेस्कटॉप पे या डॉक्यूमेंट्स, लेकिन इस कंप्यूटर में तो चलेगी ये फाइल, अगर हम कहीं और कॉपी करें तो चलेगी भी नहीं। इसलिए हमने क्या किया, वो सब झंझट खत्म किया, अपनी फाइल को उसी जगह सेव किया जहां पर शीट सेव्ड है, तो केवल आपको अपना शीट का नाम लिखना है। अब फिलहाल हम ये चाहते हैं कि इस चीज को हम अप्लाई करके देखना चाहते हैं कि ये वाकई में क्या हमारे पेज पर अप्लाई हुआ। तो हम इसके लिए इसे सेव कर रहे हैं और ब्राउजर पेज पर जाकर के अपने पेज को दोबारा से लोड कर रहे हैं। हालांकि लोड करने पर हमें कोई भी फर्क नहीं दिखाई देगा, सिवाय किसके? सिवाय P टैग के। जहां जहां P टैग यूज हुआ था वहां पर कंटेंट का कलर चेंज हो गया है और H3 टैग का कलर येलो हो गया है। बाकी P टैग जहां नहीं यूज हुआ है उसके लिए वहां पर कहीं भी कोई काम नहीं हुआ है, कोई चीज नहीं हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्योंकि बाकी चीजों के लिए हमने इनलाइन स्टाइलिंग की हुई है। तो इनलाइन स्टाइलिंग या फिर आपने जो इंटरनल स्टाइलिंग की है उसको प्रेफरेंस मिल गई। अब अगर आप इसको यहाँ खत्म कर देते हैं, मैंने कहा मुझे कोई इंटरनल स्टाइल नहीं चाहिए, हम इसे बंद करना चाहते हैं, और मैंने कहा मुझे इंटरनल स्टाइल भी नहीं चाहिए, तो जहां इंटरनल स्टाइल किया था उसे भी हम हटा देंगे। इतने हिस्से को हमने फिलहाल के लिए बंद कर दिया, और अब हम इसे सेव करेंगे। सेव करके फिर अपने ब्राउजर पेज पे जाएंगे और पेज को रीलोड करेंगे, और आप देखिए बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। किसकी तरह से, किसकी वजह से? इस स्टाइल फाइल की वजह से। बैकग्राउंड कलर क्या दिया था? ग्रीन दिया था, तो ग्रीन हो गया। थोड़ा लाइट कलर दे देते हैं इसको। तो यहाँ पर हमने मान लीजिए दे दिया बैकग्राउंड कलर लाइट पिंक। सेव करेंगे। अब यहाँ लाइट पिंक किया और यहाँ आकर के रिफ्रेश किया, अरे यार लाइट पिंक कलर होता ही नहीं है, पिंक कलर दे देते हैं। सेव करेंगे और यहाँ आएंगे तो ये देखिए बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अब जितने भी देखिए टैग है सबके कलर जो है रेड दिख रहे हैं। ये नेवी कलर दिख रहा है H2 टैग का, और जहां जहां P टैग यूज हुआ है उसका कलर फ्यूशिया कलर हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये दिया है। हमने कहा P टैग की बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर दो, तो बैकग्राउंड कलर अगर हमने यहाँ पे कहा कि हमें क्या देना है, हम देना चाहते हैं बैकग्राउंड कलर में मान लीजिए सपोज हमने कहा साइन कलर देना चाहते हैं, तो साइन कलर लेंगे, यहाँ सेव करेंगे
एक बार पेज को भी आकर के सेव कर देते हैं। वैसे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये किया। और अब देखिए जहां जहां भी आपने पी टैग यूज किया था वहां पे कंटेंट का बैकग्राउंड कलर साइन कलर हो गया है। जहां पी टैग नहीं यूज किया वहां कलर चेंज नहीं हुआ है। तो ये होता है आपका इनलाइन, इंटरनल और आपका एक्सटर्नल स्टाइल। अब इंटरनल में, इनलाइन में देखिए कंप्यूटर फंडामेंटल हमने डाल रखा है। ये अभी देखिए इसका कलर रेड दिख रहा है, पर मुझे इसका सिर्फ इसी का कलर चेंज करना है, केवल इसका। बाकी H1 टैग रखना है पर कलर सिर्फ इसका चेंज करना है। तो मुझे कहाँ आना होगा? सिर्फ यहाँ आना होगा। और इसके लिए बस क्या क्या देना होगा? जो भी कलर मैंने दिया था मैं उसी को वापस चला देती हूँ। ये टील कलर देना है, इसको सेव करेंगे और सिर्फ ब्राउजर में आके पेज को रीलोड करेंगे तो आप देखिए कि कंप्यूटर फंडामेंटल का कलर, एक सेकेंड, अच्छा ये कई जगह कॉपी किया है क्या मैंने? कंप्यूटर फंडामेंटल्स तो कहीं नहीं कॉपी किया गया। पेज पर आएंगे, वो ब्रैकेट वो खुला हुआ है इधर से H1 और जहाँ पे वहाँ इनलाइन जहाँ पे की स्टाइल आपने जो उस पे देखिए मैम, स्टाइल पे एक सेकेंड, जो एंगुलर ब्रैकेट्स हैं। हाँ ये यहाँ पे खुला हुआ है। ये सेव करेंगे यहाँ पर और यहाँ आएंगे और अपने पेज को रीलोड करेंगे तो आप देखिए सारी हेडिंग एक जैसी है लेकिन ये आपको अलग दिखाई दे रही है। ये इनलाइन का फायदा है कि इंटरनल और एक्सटर्नल देने के बाद भी इनलाइन अपना काम कर रहा है क्योंकि पहली प्राथमिकता इनलाइन की है। लेकिन अगर आप इनलाइन को नहीं रखना मतलब अगर आपने इनलाइन नहीं दिया है तो प्राथमिकता किसको मिलेगी? तो प्राथमिकता प्रायोरिटी मिलती है आपकी इंटरनल को। अब हम अगर इसे हटा रहे हैं और यहाँ पर इसे सेव कर रहे हैं और ऊपर इंटरनल को हम एनेबल कर देते हैं, ये तो अभी हमने डिसेबल किया हुआ था। अब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों है हमारे पेज में, लेकिन अब हम जब यहाँ पेज को लोड करेंगे तो ये पूरा पेज हमारा इंटरनल स्टाइल के हिसाब से लोड हो गया। देखिए वही बैकग्राउंड फाइल लग गई, ये हो गया। और अगर इंटरनल भी नहीं होता है तब आपका एक्सटर्नल अप्लाई होता है। तो इस तरह से इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन स्टाइलिंग आप करते हैं CSS के माध्यम से और उसके हिसाब से आप अपना काम करते हैं। तो फिलहाल इतना ही है आज के लिए, बाकी का हम अगली क्लास में करेंगे। कल सबकी छुट्टी रहेगी, किसी की कोई क्लास नहीं होगी और जो भी क्लास होगी उसके लिए आपको मैसेज किया जाएगा। और अगर होगी क्लास तो इसी तरह ऑनलाइन होगी और जो क्लास होगी इसी टाइम पर होगी। अगर होगी तो प्लीज आप लोग मैसेज देख लीजिएगा ग्रुप में और आपको जो है चीज बता दी जाएगी। बाकी जो है आप लोग गर्ल्स के बारे में सबको पता ही है, गर्ल्स का कि सबको आना है और उनको अलग से ग्रुप में मैसेज भी किया जाएगा। बाकी आप लोग ये सारी चीजें रिवाइज करके देख लीजिएगा, कोई डाउट है तो प्लीज बताइएगा। ओके देन, ओके अनुज, ओके। बाकी जिन लोगों को ये नहीं हुआ है मतलब जो है इनको रिकॉर्डिंग भी भेज दी जाएगी। मैम फाइल भेज दी जाएगी क्या? फाइल भी भेज देंगे साहब। और बताइए और क्या आज्ञा है आपकी? अच्छा मैम एक चीज पूछना था, जैसे कि जो हम लोग वेबसाइट जब बनाते हैं तो क्या मतलब एक वेबसाइट के लिए सिर्फ एक ही CSS बनता है? नहीं भैया, एक वेबसाइट में 25 CSS बनाई जा सकती हैं। अच्छा हाँ, ये डिपेंड करता है कि आप कितने पेज बना रहे हैं, माने किस लेवल की वेबसाइट बना रहे हैं और उसमें क्या क्या स्टाइलिंग करना चाहते हैं। ठीक है मैम, इसका एक्सटेंशन मैम .css में सेव होना है ना मैम इसका? बिल्कुल CSS शीट का एक्सटेंशन .css होगा जिसमें आप केवल CSS, ये वाली जो फाइल है इसका एक्सटेंशन CSS ही होगा। और वो भी हमें नहीं देना होता, वो तो हम तो केवल नाम देते हैं क्योंकि हमने लैंग्वेज सेट कर ली है। लैंग्वेज सिलेक्ट करना भूल गए तो आपको .css देना होगा। ध्यान ये रखना है बस सलमान कि दोनों फाइलें एक साथ एक ही जगह पर सेव होनी है। और मैम जो नाम होंगे वो भी हमारे चेंज हो सकते हैं, जैसे style.css ही हम लोग मतलब हाँ, आप प्रकृति .css कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। माने फाइल नेम तो आपकी चॉइस का है। जी ठीक है, चलिए जी साहब, आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। बाकी मिलने पर थैंक यू एवरीवन, दैट इज ऑल फॉर द डे, टेक केयर।